पर मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि हमारे बीच में एक पुराना रिश्ता है। मैं उस टाइम तुमसे तो ग्रिमोर नहीं ले पाया था, पर मैंने तुम्हारे किसी करीबी से इस ग्रिमोर को हासिल कर ही लिया। अब तक हमने देखा वहाँ पर एक डेविल अपीयर हो जाता है जो कि पैट्री को उसके सारे खेल के बारे में बताता है, जिस वजह से पैट्री को खुद से नफरत हो जाती है और उसकी ग्रिमोर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। तब यहाँ आस्था और यूनो जैसे ही उस डेविल से लड़ने जाते हैं, हम देखते हैं वो डेविल पैट्री को ब्लैक फॉर्म में कन्वर्ट करके उनके साथ लड़ने के लिए कहता है। तब उन तीनों में बहुत तगड़ी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं पैट्री अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। तब आस्था सोचता है इस स्पेल का सामना हमने पहले भी किया है और इसकी वजह से कैप्टन यामी को भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी। शुक्र है उस टाइम हमारे पास गोश्त था जिस वजह से हम बच गए, पर इस बार वो हमारे साथ नहीं है और ऊपर से ये स्पेल पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। तब यूनो सोचता है ये तो अपने आसपास बहुत सारा मैजिक कंसंट्रेट कर रहा है, इससे तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। और तब पैट्री आस्था पर हमला कर देता है और यूनो और आस्था मिलकर उसके हमले को रोक देते हैं और उसे डाइवर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। तब आस्था कहता है शुक्र है हमने इसके हमले को रोक दिया। और तभी हम देखते हैं आस्था की ब्लैक फॉर्म गायब हो जाती है जिससे वो नीचे गिरने लगता है, पर यूनो उसे पकड़ लेता है और कहता है जो स्पेल अभी इसने यूज की उस वजह से इसने अपना बहुत सारा मैजिक यूज कर लिया होगा। पर हम देखते हैं पैट्री फिर से अपनी उसी स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर आस्था और यूनो दोनों हैरान हो जाते हैं। तब आस्था सोचता है मैं चाहे अब दोबारा से अपनी ब्लैक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, पर मैं इस टाइम हार नहीं मानूंगा। और तब पैट्री दोबारा से यूनो और आस्था पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कैप्टन नोज़ेल आकर उन दोनों को बचा लेते हैं और कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी अपीयरेंस पहले से अलग हो गई है, पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम हम मिले तो सही। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वर्मिलियन की तरह काइंड नहीं हूँ, तो इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। तब हमें बताया जाता है कि मैजिकल एट्रीब्यूट से मैजिक बैटल के रिजल्ट पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसीलिए मैजिक नाइट्स इकट्ठे काम करते हैं ताकि वो एक दूसरे की वीकनेस को कवर कर सके और अपने मिशन को पूरा कर सके। पर नोज़ेल की पावर हर तरह की चीजों के लिए परफेक्ट है, जिस वजह से वो खुद ही एक वन मैन आर्मी है। इसका मरकरी मैजिक किसी भी तरह के एनिमी का सामना कर सकता है। तब यहाँ कैप्टन नोज़ेल कहते हैं तुम्हारा लाइट मैजिक चाहे बहुत कमाल का है, पर मेरा मरकरी मैजिक इसका सामना आसानी से कर सकता है। और तब हम देखते हैं पैट्री उन पर हमला कर देता है और कैप्टन नोज़ेल अपने मरकरी मैजिक से अपने आसपास शील्ड बनाकर अपने आप को बचा लेते हैं। तब कैप्टन नोज़ेल कहते हैं मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं तुमसे अपने राइवल की उस हालत का बदला लेना चाहता था। और तब कैप्टन नोज़ेल पैट्री पर हमला कर देते हैं और तब हम देखते हैं उनका मरकरी मैजिक पैट्री के लाइट मैजिक को काट रहा होता है, जिस वजह से पैट्री को पीछे हटना पड़ता है। तब आस्था सोचता है कैप्टन नोज़ेल चाहे बहुत रूड लगते हैं, पर वो किसी रीजन से सिल्वर ईगल के कैप्टन हैं और इनकी टेक्निक्स तो सच में बहुत अमेजिंग है। पर आखिरकार मुझे ये नहीं समझ आ रहा वो आदमी इतना सारा मैजिक यूज करने के बावजूद भी इतनी तेजी से मूव कैसे कर पा रहा है। तब कैप्टन नोज़ेल कहते हैं तो तुम यहाँ से बचकर भागना चाहते हो, पर मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इस स्पेल को यूज करने के लिए मुझे मैक्सिमम कंट्रोल और पावर की जरूरत है, और यही वो कारण है जिस वजह से मैं पिछली बैटल में इसे यूज नहीं कर पाया था, क्योंकि उसने मेरे मैजिक के कंट्रोल को बिगाड़ दिया था। पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तब वो पैट्री को एक केज में कैद कर देते हैं और कहते हैं ये स्पेल तुम्हें और तुम्हारे लाइट मैजिक को ट्रैप कर लेगी और साथ साथ में तुम पर हमला करते रहेगी। और तब हम देखते हैं पैट्री अपनी पूरी ताकत से कैप्टन नोज़ेल पर हमला करने लगता है और कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तो इसलिए मर जाओ। और तब हम देखते हैं कैप्टन नोज़ेल पैट्री के हर एक हमले से बच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम दोनों आस्था और यूनो हो ना, तो मैं तुम्हें पहले ही एक चीज बता दूं कि अगला विजिट किंग मैं बनने वाला हूँ। तब आस्था को कैप्टन वर्मिलियन की बात याद आती है जिन्होंने उसे अपना राइवल घोषित किया था। तब आस्था कहता है तो इसका मतलब अब आप भी मेरे राइवल हैं। तब यूनो कहता है विजिट किंग तो मैं ही बनूंगा। और तब वो दोनों बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ राया सोचता है पैट्री अगर मैंने पहले ही सच कह दिया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता, पर लगता है अब बहुत देर हो चुकी है और मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए लिच और पैट्री गुड बाय। और तब हम देखते हैं मिमोसा उसे हील करने लगती है। तब राया कहता है आखिरकार तुम ये क्यों कर रही हो? तब मिमोसा कहती है मुझे किसी की जान बचाने के लिए किसी भी रीजन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे दुश्मन हो या फिर किसी और प्रजाति के। तब राया सोचता है तो आखिर में मुझे एक ह्यूमन रॉयल्टी ने ही बचाया, यही वो कारण है जिस वजह से मैं इनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता।
चाहता, चाहे जो मर्जी टाइम हो, पर ये लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तब यहाँ आस्था उस डेविल की बातों को सोच रहा होता है। तब कैप्टन नुज़ेल पैट्रिक को मारने लगते हैं। तब आस्था शॉक होकर कहता है, आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब कैप्टन नुज़ेल कहते हैं, तो फिर हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? ये पर्सन द आई ऑफ मिडनाइट सन का लीडर है और इसने क्लोवर किंगडम के बहुत सारे लोगों को मारा है। तब यूनो कहता है, प्लीज रुकिए, ये बॉडी कैप्टन विलियम की है और मुझे ये फील हो रहा है। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? इसका मैजिक और इसका फेस तो बिल्कुल अलग है। मुझे नहीं पता कि मैं आपको ये कैसे एक्सप्लेन करूंगा, पर असल में ये कैप्टन विलियम है। तो इसलिए मेरे पास एक आइडिया है, हम इस बेवकूफ की स्वॉर्ड की मदद से कैप्टन विलियम को दोबारा से नॉर्मल कर देंगे। आखिरकार तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या तुम लोग मरना चाहते हो? तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम इस बंदे को मारना ही क्यों चाहते हो? क्या तुमने कुछ नहीं सुना जो हमने कहा? क्या हम कम से कम ट्राई नहीं कर सकते? तब कैप्टन नुज़ेल इस प्लान के लिए मान जाते हैं और तब हम देखते हैं आस्था जैसे ही अपनी तलवार को पैट्रिक के साथ टच करता है, उसे बहुत सारा एंटी मैजिक फील होने लगता है। और तब हमें गोश की एक बात बताई जाती है जिसमें उसने कहा था, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो इसलिए तुम उससे बच नहीं सकते और हमेशा इसे याद रखना। और तब यूनो को भी कुछ महसूस होता है और वो आस्था को बुलाने लगता है। और तब हम देखते हैं आस्था अंधेरे में चला जाता है और कहता है, आखिरकार मैं कहाँ हूँ? यहाँ पर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं या तो इसकी मेमोरीज या फिर सोल के अंदर हूँ और यहाँ बहुत तेज आवाज आ रही है। और तब आस्था को पता चलता है कि पैट्री ने विज़र्ड किंग को मार दिया होता है और तब आस्था उसकी और मेमोरीज को देखकर पागल होने लगता है। तब यहाँ पैट्री सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे धोखा दिया गया है। सबको दोबारा से जिंदा करना एक गलती थी, क्योंकि लिच कभी भी इतने सारे सैक्रिफाइसेस नहीं चाहता था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ह्यूमंस बहुत बुरे होते हैं। क्या मैं बस इसी बात पर विश्वास करना चाहता था? अगर ये सच होता तो विलियम और मैं कभी एक दूसरे को नहीं समझ पाते। और तब उसके दिमाग में ह्यूमंस को लेकर नफरत और बढ़ने लगती है। तब वो कहता है, ये सारी ह्यूमंस की गलती है। और तभी वहाँ आस्था आ जाता है और कहता है, तो तुम यहाँ हो, आखिरकार हम लोग मिल ही गए। तो इसका मतलब अंदर से तुम मेरे जैसे ही एक बच्चे हो। तब पैट्रिक कहता है, मुझसे दूर रहो ह्यूमन, आखिरकार तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तब आस्था कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है और तुम उसे भी नहीं बचा पाए हो जो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था। और अब जिस चीज की तुम हमेशा उम्मीद करते थे वो भी खत्म हो चुकी है। तो इसलिए मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी इस टाइम हारने की हिम्मत भी मत करना। तुमने हमेशा अपनी मुसीबतों का सामना करने की बजाय उनसे भागना ही चूज किया है। तुमने कुछ नहीं सोचा और अपने आप को अंधेरों में कैद कर लिया है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा आसान रास्ता था। तो पैट्रिक को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, चुप कर जाओ ह्यूमन, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। तब आस्था उसे पकड़कर कहता है, मुझे बार बार ह्यूमन कहना बंद करो, मेरा नाम आस्था है। और आखिरकार तुम्हारी विज़र्ड किंग को मारने की हिम्मत कैसे हुई? वो इतने ज्यादा अमेजिंग पर्सन थे कि सभी लोग उनसे प्यार करते थे और हम सभी लोग एक दिन उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। तुमने सबको कैद कर लिया और विज़र्ड किंग को भी मार दिया और उसके बाद रीइंकार्नेशन से इनोसेंट लोगों को हर्ट किया। तो जैसे तुम हमें कभी माफ नहीं कर सकते, वैसे ही मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और अब जब तुमने ये सब कुछ कर लिया है तो तुम अब ऐसे एक्ट कर रहे हो। तुम चाहे इस चीज को ठीक नहीं कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम निराश होकर यहाँ से भाग जाओ। जरा ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें इस टाइम उस डेविल को रोकना नहीं चाहिए? अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ तुमने किया है, तो तुम चाहे चूज ना किए गए हो और ना ही तुम्हें कोई चाहता है और ना ही कोई तुम्हें माफ करना चाहता है, पर तुम्हें फिर भी अपने लिए खड़ा होना होगा। तब पैट्रिक कहता है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो और मुझे चेंज करने की इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। और वो आस्था के एक मुक्का मारता है। तब आस्था कहता है, मुझे भी कभी चूज नहीं किया गया और ना ही किसी को मेरी जरूरत पड़ी और ना ही मुझे कभी माफ किया गया, पर मैंने फिर भी डिसाइड कर लिया कि मैं एक दिन विज़र्ड किंग जरूर बनूंगा। तो इसलिए मैं तुम लोगों को भी ऐसे हारने नहीं दूंगा। तब पैट्रिक कहता है, तुम बिल्कुल उसी की तरह लग रहे हो और रोने लगता है। तब हम देखते हैं वहाँ से डार्कनेस हट जाती है। तब आस्था कहता है, ये तो बहुत ज्यादा डरावना था। तब राया सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का पैट्रिक को वापस लाने में कामयाब हो गया। तब पैट्रिक कहता है, मैं आज तक जितने भी ह्यूमन से मिला हूँ तुम उन सबसे ज्यादा बेवकूफ हो। तब यूनो सोचता है, लगता है अभी हमें कैप्टन विलियम के वापस आने का थोड़ा वेट करना होगा। तब पैट्रिक सोचता है, इस टाइम मुझे एक चीज करनी चाहिए और कहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम इसे एक ही बारी में खत्म कर देंगे। तब आस्था कहता है, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, क्योंकि मैं उस डेविल को अपनी मनमर्जी नहीं करने दे सकता। और तब हम देखते हैं वो डेविल बाहर जाने
के रास्ते तक पहुंच जाता है, पर उसके रास्ते में लिच आ जाता है और तब लिच कहता है मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तब वो डेविल कहता है तुम तो अभी तक पूरी तरह से जागे भी नहीं हो, तो आखिरकार मुझे रोकोगे कैसे? पर मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि हमारे बीच में एक पुराना रिश्ता है। मैं उस टाइम तुमसे तो ग्रिमोर नहीं ले पाया था, पर मैंने तुम्हारे किसी करीबी से इस ग्रिमोर को हासिल कर ही लिया। और तब लिच अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है। तब वो डेविल कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी सोल अनस्टेबल होने के बावजूद भी तुम ये सब कुछ कर सकते हो। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे हार्डवर्क का प्राइस देता हूँ, जिसका मतलब मैं तुम्हें अब मार डालूंगा। और तब वो लिच पर हमला कर देता है, पर लिच उसके हमले को रोककर उसी की तरफ वापस भेज देता है। पर डेविल उस हमले को रोक लेता है और लिच पर तलवारों की बारिश कर देता है और भी बाकी सारी चीजों से उस पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं लिच उन सभी हमलों से बच जाता है, पर एक चीज में कैद हो जाता है। तब वो डेविल कहता है ये स्वॉर्ड मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकती है, पर ये फिजिकल अटैक के सामने कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि ये लोहे से बना हुआ भाला ही देख लो। मैं अपने वर्ड स्वॉर्ड मैजिक से कुछ भी कर सकता हूँ, जिसका मतलब मैं किसी भी चीज को कोई भी फिजिकल शेप दे सकता हूँ। तुम्हारे पास तो बस ये तलवार ही है, जिस वजह से तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो। तो इसलिए एल्फ्स के लीडर अलविदा। और तब वो लिच पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट उसे बचा लेती है और सोचती है मैंने डेविड को शैडो पैलेस के अंदर घुसते हुए देखा था, जिस वजह से मैंने उसका पीछा किया। पर जब मैं यहाँ पहुँची तो वो मुझे बेहोश मिला, तो तब मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर कुछ गलत चल रहा है। और कहती है तो तुम एक डेविल हो ना? तब कैप्टन यामी कहते हैं क्या तुमने डेविल का नाम लिया? पर मुझे नहीं लगता कि वो सच में एग्जिस्ट करते हैं, और इसे देखकर तो मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है। और सोचते हैं लगता है नोजेल दूसरे बहुत बड़े मैजिक की तरफ गया होगा, जिसे मैंने सेंस किया था। और शुक्र है मैं यहाँ आया हूँ। पर आखिरकार इस बंदे की इतनी अलग क्यों है? तब डेविल कहता है तुम लोग तो एक एक करके बढ़ते ही जा रहे हो, और लगता है अब इसमें और भी मजा आने वाला है। तब कैप्टन यामी सोचते हैं मुझे इसके पास से बहुत इवल पावर का एहसास हो रहा है। तब कैप्टन शार्लेट कहती है ह्यूमन, क्या तुम इतनी दूर मेरे रास्ते में आने के लिए आए हो? मुझे पता है कि हम दोनों की लड़ाई अभी पेंडिंग है, पर हम दोनों को ही पता है कि हमें सबसे पहले इसका ध्यान रखना है। और तब कैप्टन यामी लीच को आजाद कर देते हैं और तब वो दोनों उस डेविल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब कैप्टन शार्लेट कहती है अगर तुम मेरा साथ इस लड़ाई में नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ दूंगी। अब तुम उसी लड़की की तरह लग रही हो जिसे मैं जानता हूँ, और हाँ ध्यान रखना जिस बॉडी के अंदर तुम हो उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और तब हम देखते हैं वो डेविल उन दोनों पर हमला कर देता है। तब कैप्टन शार्लेट उसके हमले को काटने लगती है और कैप्टन यामी उसके हमले को एब्सॉर्ब करके उस पर हमला कर देते हैं, पर डेविल उनके हमले से बचकर उन पर तलवारों की बारिश कर देता है। पर कैप्टन शार्लेट अपनी बेलों से अपने आप को बचा लेती है और तब वो डेविल उन बेलों को मुरझा जाने के लिए कहता है और तब कैप्टन यामी उस पर डायमेंशन स्लैश से हमला कर देते हैं। तब वो डेविल कहता है तुम दोनों की जोड़ी तो सच में बहुत कमाल की है। मुझे तो लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। तब कैप्टन यामी कहते हैं इस बारे में तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तब हम यहाँ देखते हैं कुछ मेजिस फिनरल को ठीक कर रहे होते हैं और तभी नैरो आकर उसे मारने लगती है और फिनरल को उसे आस्था की विलेज के डीमन हेड के पास लेकर जाने के लिए कहती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।